आज हमारे साथ मौजूद है मुंबई के जाने माने जनप्रतिनिधि, समाज सेवक एवं भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता श्री विनोद मिश्रा जी। जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। जो अपने हॉबी, अपने छंद में भी सेवा, समाज सेवा लिखते हैं, ऐसे महान व्यक्तिमत्व का आज अपने सीएस कट्टा पे आगमन हुआ है। सर, मैं आपका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे उनके जीवन की प्रेरणा, संघर्ष और उनकी राजनीतिक यात्रा के अनुभव के बारे में। शुरू करते हैं। सर, फिलहाल में मैं और प्रसाद आपके जो हेल्थ कैंप हुआ था वहां आए थे, और जैसे ऋतुजा ने यहाँ पे अभी बताया कि आप हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे थे। इवन मतलब छोटे से छोटे कार्यकर्ता रहे या फिर कोई भी उपस्थित व्यक्ति रहे, उनके हर एक जन के ऊपर आपकी दृष्टि थी। तो ये सब जो आप मैनेजमेंट कर रहे थे या फिर सेवा की जो भावना आप में दिखाई दे रही थी, ये बहुत ही वंदनीय है, अनुकरणीय है। और हम सब मानते हैं कि जरूर ये आपके बचपन से जुड़ी हुई है, आपके माता पिताजी ने जो आपके ऊपर संस्कार किए होंगे उससे जुड़ी हुई है। तो हम पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सीएस कट्टा तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कट्टा या सॉल्यूशन, उस टीम द्वारा आयोजित इस चर्चा सत्र में मुझे आने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं मेरे छोटे भाई विकास देशमुख, बेटा तनुजा और पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया। सही मायने में मैं जब डिस्कस कर रहा था कोर टीम से, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी इमारत हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कोई भी अच्छा पकड़, लेकिन जो उसके पीछे की जो नींव की ईंट होती है या उसके कॉलम्स और बीम्स, उनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर में जो सीमेंट है, रेत है, जो ब्रिक्स है, जो ईंट है, उनके अंदर बॉन्डिंग कितनी होगी। तो और उनके अंदर संस्कार क्या है। तो ऐसी संस्था में आके मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा था तो बात करते करते मैं मेरे पे तो आता हूं तनुजा जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं उस पर थोड़ा सा आपके जो आउटर सर्कल उसके बियॉन्ड जाके बात करता हूं। तो मुझे बहुत कुछ यहाँ पे आने के बाद, आपका प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, देखने के बाद, मैं सही मायने में खुद को सेल्फ ऑडिट कर रहा था, क्योंकि मैं बैंकर हूं। तो मैं सेल्फ ऑडिट कर रहा था क्या मुझे विकास जी और तनुजा, ये दोनों जन है ना, दोनों हमारे घर के बच्चे जैसे, परिवार के सदस्य जैसे है। कहीं प्यार में तो नहीं इन्होंने बुला दिया है, क्योंकि मैं उस लायक शायद नहीं हूं, क्योंकि आप लोग का जिस तरह का काम है, जितना बड़ा काम है, मैंने उसमें देखा कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो समाधान है, जो गरीब है, जो पेशेंट है, जो जरूरतमंद है, उसकी खुशी आपका लक्ष्य है। और आपका जो मानधन, जो समाधान है, उसके आंखों में जो खुशी के जो आंसू है, वो आपका मानधन है।
और जो दूसरा कि एक भी ग्रीवेंसेस नहीं है इस संस्था के लिए, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार तो व्यक्त करता ही हूं। साथ ही साथ जब अगर बीज अच्छी होगी, अगर नर्सरी अच्छा होगा तो उसका पेड़ भी अच्छा होगा। यहाँ पर संघ के गीत हुए, गुरुजी और डॉक्टर साहब के विचार को लेकर के जो संस्था आगे बढ़ रही हो, तो वहां पे ग्रीवेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर सिर्फ त्याग और त्याग और सिर्फ त्याग है। वहां अगर डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी, आज संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 साल पूरा हुआ है, तो एक बार कल्पना करिए कि उस समय देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश अपन आजाद तो हो जाएगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से देश बचा रहेगा क्या? व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाए, तो एक एक व्यक्ति के निर्माण में जो संघ ने काम किया, क्योंकि आप आईपीसी से, किसी भी कानून से लोगों को सजा तो दे सकते हो। अगर मैं इसको सरल तरीके से बताऊं तो चोरी की धारा है, रेप की धारा है, मर्डर की धारा है, उसमें फांसी तक होती है। सब यंग बच्चे हैं। निर्भया का कांड बहुत फेमस था, रेप हुआ, उसके बाद फांसी हुई, लेकिन उसके बाद रेप बंद हो गया क्या? नहीं बंद हुआ। लेकिन संघ का संस्कार यह है कि हमारे किसी भी स्वयंसेवक पे आज तक रेप और चोरी और बलात्कार के केस नहीं लगे। अब गूगल में सर्च करें तो आप उस पाठशाला में बैठे हो, उस कार्यशाला में बैठे हो और उस विचारधारा को लेकर के पूरे देश में जा रहे हो, और उस कार्यशाला में जो रोज प्रूव कर रहे हैं, वही तो विचारधारा लेकर के हम लोग पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में काम किए। और डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के दरिद्र नारायण, उन्होंने जो गरीब उसको नारायण की उपाधि दिया, और उसी पे माननीय मोदी जी की सरकार आज तक काम कर रही है। जो अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए काम कर रही है, और हम सब लोग उस दिशा में आप सब लोग लगे हैं। और मैं मानता हूं कि अब मैं मेरे परिचय पे आ जाता हूं। जैसे सामान्य घर पे सब यहाँ पर बैठे हुए सामान्य घर के लोग हैं, वैसे मैं भी एक सामान्य घर का, ढेर सारे उम्मीद और ढेर सारे सपने, और किसी चीज की तलाश और कोई खोज वही करता है जिसके पेट में भूख होती है। बाकी भरा हुआ पेट क्या है? तो वैसे ही पिताजी हिंद साइकिल कंपनी वर्ली में थे, वहां पे काम करते थे, और मैं 1946 में यहाँ पर आए, संघ के स्वयंसेवक रहे। 73 में मैं बॉर्न हुआ, और 3 भाई, एक बड़ा, मैं सेकेंड, मेरे से छोटा। 10 बाई 20 का रूम, लेकिन संघ के संस्कार थे। और जब इमरजेंसी लगी तो पिताजी 18 महीने जेल में भी रहे, तो हमने वो काल भी देखा परिवार ने। लेकिन संघ परिवार का ढांचा, वो परिवार जिसको बोलते हैं परिवार, फौलाद की तरह पीछे खड़ा रहा, तो पता नहीं चला कब 18 महीने निकल गए। और इमरजेंसी के बाद पिताजी के साथ में संघ के विचारधारा के लोगों ने कि जो संघ का धोरण है, जिसको लेकर के आप सब लोग काम कर रहे हैं, विकास जी, तनुजा जी, आप सब, उनकी पूरी टीम, कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हमारा ठिकाना है कि नहीं है, लेकिन माँ यानी भारत माँ का कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, वो चमकनी चाहिए। भारत माता सुजलाम सुफलाम होना चाहिए। वही विचारधारा लेकर के पिताजी, उनके साथियों ने मराठ सहकारी बैंक की स्थापना की। आज वो बैंक का 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस है, 10 ब्रांचेस हैं। और
मैं पढ़ाई करते करते कब राजनीति में 92 में मैं कॉलेज में था, महानगर पालिका के चुनाव थे, बूथ का काम, पहले बार मैं बूथ में वोटिंग एजेंट का काम किया, काम समझ 12th में था कॉलेज में, लेकिन वो लिखने पढ़ने का स्लिप बनाने के लिए पिताजी बोले जाके मदद करो, और वहाँ से राजनीति में आया। तो मैं जैसा आपने परिचय दिया कि एक बस्ती एक यूनिट जो बूथ होता है उसका अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष करते करते मैं प्रदेश का 2012 में महासचिव बना, जनरल सेक्रेटरी सब सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा का रहा। मुंबई भारतीय जनता पार्टी में 2 बार मैं चिकनी सचिव करके काम किया, कई संस्थाओं से भी जुड़ा रहा। तो बचपन एकदम साधारण पिताजी का था कि अगर कोई अपना स्वयं सेवक आ जाता है, उसकी पढ़ाई की फी नहीं है, या घर में खाने की कोई समस्या है, तो अपने घर में बच्चों की फी भरी जाए न भरी जाए, अपने स्वयं सेवक अपने उनका फी भरे जाना चाहिए। उसमें भी क्योंकि जब रिटायर्ड हुए तो 2800 से 3000 कुछ 92 में रिटायर हुए, तब उनकी उतनी सैलरी थी, तो उन्होंने उसमें भी कभी कभी लोग ज़्यादा भी हो जाते थे, 5-7 लाख 7 जन 8 जन 10 जन हो गए, उसमें प्रायोरिटी की जाती थी कि बच्चों की जो लड़के हैं, लड़कों की फी अगले महीने भर दी जाएगी, पहले जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, पहले उनकी फी भर दिया जाए। तो वो संस्कार मिला, और मैं पिताजी का देहांत 1997 में हो गया, और मतलब जो प्रेरणा आपने पूछा कि प्रेरणा मेरे पिताजी मेरे लिए रहे, ईमानदारी में उनसे अच्छा उदाहरण क्या घर में ही मुझे मिला। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं समाज के लिए, मतलब लास्ट में अस्थमा हो गया था, हमको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बैंक से उन्होंने टीए सिटिंग फी उन्होंने नहीं लिया, कुछ क्लेम नहीं किया। मेरे उस समय इमिटेशन के कुछ काम थे, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट थे, मैं किसी तरह मशीन बेचता और उनका इलाज कराता। फाइनली 97 में उनका देहांत हुआ। देहांत के बाद मैंने घर चलाना था, घर की जवाबदारी थी। मैं डेली कलेक्शन, आप लोग को पता होगा, वो पिग्मी कलेक्शन करते हैं ना, घर घर दुकान जाके पैसे इकट्ठा करते हैं, किसको पता है? पद संस्था करते थे। उस बैंक में, जिस बैंक के पिताजी चेयरमैन है, उस बैंक में मैं वो कलेक्शन करता था। मुझे आज भी याद है, उसमें 3% कमीशन मिलता था 100 रुपये जमा करने पे। तो जो 1000 रुपये देता था वो रात को 11 बजे बुलाता था। वो इसलिए बुलाता था कि 11 बजे 10:30 बजे अपना टाइम शेड्यूल रहता था कि काउंटर सब अंदर धक्का मरवा देगा। तो मैं उसको मानता था कि ठीक है, वो मेरे काम का भाग है। और फिर 2001 में बैंक का चुनाव हुआ, मैं रिजाइन दिया चुनाव के 8 दिन पहले, और बहुत बड़ा चुनाव था। और मतलब जहां लाखों रुपया खर्चा हुआ, वहां बगैर पैसे के 10-15 हजार रुपए में चाय पी के मैं ही नहीं जीता, पूरा पैनल जीत गया हमारा। तो मैं मानता हूं कि जो गरीबों की सेवा, पिताजी का आशीर्वाद, जो मातृशक्ति साथ में खड़ी रही, वो मेरे पीछे खड़ी थी ताकत बन करके। तो मेरा वहां से ग्रो हुआ, और धीरे धीरे अब क्योंकि बैंक का डायरेक्टर बन गया था, तो बैंक में वो डेली कलेक्शन कर नहीं सकता। तो मैं कुछ दिन, मेरे फ्रेंड की जगह थी, वहाँ पे चाइनीज के होटल भी मैंने चलाए, कुक लेके कर दिया चाइनीज। उसमें खूब चलता था, लोग खाते थे। मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। स्टाफ भी लिमिटेड, एक ही स्टाफ के ऊपर रखेंगे तो उतना चलता नहीं, सैलरी तो देनी पड़ेगी।
तो कभी अगर कोई नहीं आया स्टाफ हो जो प्लेट व्लेट साफ करने वाला, तो हम प्लेट भी साफ कर देते थे। तो कहने का मतलब आप लोगों से वही है कि आप सब लोग अच्छा कर ही रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम में डेडिकेशन होना चाहिए। आप अच्छा डेडिकेशन से कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट माना जाता है पर एम्प्लॉय बिजनेस 1.5 से 2 करोड़। हमारी बैंक का 3 साढ़े 3 करोड़ है। मैं तो मान रहा था मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा जो बोलते हैं ना कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तो है ना, तो सही में मैं पहाड़ के सामने ही था। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का बिजनेस मैं देखा तो 8.88 करोड़ था पर एम्प्लॉय बिजनेस। और जो बच्चे हैं, कभी कभी क्या होता है हम निराश हो जाते हैं, और मतलब जो निराशा अवसाद बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। डिप्रेशन में बड़े लोगों की बीमारी है। ये जो बड़े बच्चे रहते हैं उसमें जो बड़े उसमें लाड़ प्यार में रहेंगे, उनको कहीं पे झटका लग गया, हमें नुकसान हो गया तो क्लब में कैसे जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में कैसे लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम लोग छोटे ना जमीन से आए, जमीन पे बैठते थे फिर जमीन पे बैठ जाएंगे। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, जितना घंटा भी काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, और शाम को जब हम जाएं तो कल क्या करने वाले उसका प्लान करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि करूँ, है ना, सिर्फ लेक्चर ही नहीं दूँ, और सेल्फ ऑडिट करना चाहिए। अपना दिल बोलता है, अपना दिल जो है वो हमेशा बोलता है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने दिल को हम दिन भर काम किए ना, तो हमारे दिल को समाधान हुआ कि नहीं हमारे काम से। कभी कभी होता ना, दिल बोलता आज काम कर दिया समाधान हो गया पक्का। कोई चीज खा लेते हैं ना, बोलता है हो गया तो समाधान हो गया। तो क्या होता है कि जब दिल पे दिमाग हावी होता है ना, तभी गलत काम होता है। तो सब भगवान ने अंदर ही दे के रखा है। अभी जैसे मान लो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, इसको चोरी कर लेना चाहिए, पेंसिल जेब में डाल लेना चाहिए, तो दिमाग में आया, लेकिन दिल है ना अपना पक्का बोलेगा गलत काम है। लेकिन फिर भी उसके बाद दिल की नहीं सुनते हम लोग, अपने मन की नहीं सुनते, दिमाग की सुनते, तो गलत काम होगा। तो कोशिश करें दिल की सुने। और ये सब करते करते मैं फिर कंस्ट्रक्शन, मैंने टेलीकॉम के बिजनेस में आया, उसमें भी बेस्ट किया, लेकिन नसीब क्या मालूम हमेशा झटका देती रही। 2009 में ये राजा का घोटाला टेलीकॉम का आ गया, टेलीकॉम का वो लाइन कम हो गई क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ बड़ी थी, बड़ी बिलिंग नहीं होती तो लोगों के सैलरी नहीं हो पाती, तब तक मैं खर्चे बढ़ा चुका था। फिर मैं 2010 से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गया, और नगर सेवक बनते बनते उससे पहले, क्योंकि पैसे तो थे नहीं लेकिन हौसला था, ईमानदारी थी मेरे नाम पे। कल भी लोग पैसे लगाने के लिए बहुत जन तैयार होते थे और आज भी तैयार होते हैं, क्योंकि अगर मुंबई एकमात्र शहर है, बाकी मुंबई के बाहर का मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान में एकमात्र शहर है, दुनिया का तो मुझे पता नहीं, एक आध कंट्री में गया हूँ जहां पर जबान पे सौदे होते हैं, विश्वास पे लोग पैसे लगाते हैं। अगर आपके पास आइडिया है, क्वालिटी है, ऑनेस्टी है, तो पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। मैंने लोगों से पैसे लेकर के बिल्डिंग का काम चालू किया, कुछ ब्याज पे लिया, कुछ लोन पे लिया। जो 2010 में नया था, मुझे पता नहीं कि सीसी क्या होती है, अप्रूवल कैसे होता है, प्लान को ही सीसी मान लिया, लॉन्च किया, और 2000 की सीसी 2016 में मिली, कुछ तो अभी मिली। तो 18 से 20 करोड़ रुपया लोगों को लेके डाल के दे दिया, लेकिन उनके पैसे कहीं से भी माल, कहीं पे भी हमने, मेरी इन्वेंट्री जो बनती गई उसको बेचते गया, उनके पैसे चुकाते गए। क्योंकि जब तक लोगों का पैसा नहीं चुका गया तब तक मैं मेरा पैसा नहीं माना कि मेरी जो ओरिजिनल प्रॉफिट थी वही प्रॉफिट है।
अब ठीक ठाक है कंस्ट्रक्शन में 5-7 प्रोजेक्ट। फिर पार्टी का आदेश हुआ कि महानगर पालिका 2017 में लड़ना चाहिए, तो मैं पठानवाड़ी, इस्लामपुरा और कोकनीपाड़ा हमारी एरिया है, वहाँ पे 30 साल से शिवसेना का कब्जा है। आप समझ सकते हैं उस एरिया का नाम है पठानवाड़ी, इस्लामपुर और कोकनीपाड़ा, तो कैसी एरिया होगी। लेकिन हमने जो 40 साल बैंक में सेवा किया लोगों की ईमानदारी से, न धर्म देखा न जाति देखा, अभी संघ के गीत में था, भूल के भी न धर्म जाति पंथ भाषा की बात हो, क्योंकि हमको संस्कार ही वही मिला है। 10 बूथ मुस्लिम में से मुझे 8 बूथ पे लिए। कोकनीपाड़ा एरिया थी, कोकर के लोग ज्यादातर परंपरागत इनके वोट शिवसेना को वोट देते रहे, भाजपा कभी लड़ी नहीं 30 साल तक उनका कब्जा। तो वहां पे जो यूथ था और जो ताई लोग थी, उन लोगों ने उनसे सीधा कनेक्ट हुआ, सीधी बात हुई। कुछ काम हमने पहले किया कि मैं बैंकर हूं तो मैं सीधी सीधी बात करता हूं, ये होगा ये नहीं होगा, ये होगा तो इतने दिन में होगा। उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने उधर लीड दिया, सब मिला जुला के मैं जीत के आया। इम्प्रूवमेंट कमेटी, एजुकेशन कमेटी, फिर महानगर पालिका में मुझे लीडर बना दिया गया 2020 में, कोविड के पीरियड में, तब संक्रमण काल था। तब हम लोग से कोर्ट से 2-2 ऑर्डर लाके ऑनलाइन मीटिंग चालू करवाए। उस समय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, उनके गवर्नमेंट में मैंने 5,438 करोड़ के टेंडर कैंसिल कराया, मुंबई के बचाए 5,400 करोड़। गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आज भी जितनी इंक्वायरी चल रही है वो मैंने पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद की वजह से, सपोर्ट की वजह से लगाया हुआ है। क्योंकि मेरा मानना था इस मुंबई ने मुझे पहचान दिया, इस मुंबई ने मुझे नाम दिया, और जब यहाँ के मुंबईकर को सही मायने में हेल्थ की जरूरत है, बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसमें घपला होगा नहीं चलेगा। मैं फाइट करूंगा, और फाइट किया, सफलता मिली। तो आप सब लोगों से यही है कि आह्वान बहुत आएंगे जिंदगी में, लेकिन अपना लक्ष्य अगर सही है, अगर उससे विचलित नहीं होंगे तो सफलता एक न एक दिन मिलेगी। तो मुझे लगता है मैं मेरे बारे में थोड़ा सा लंबा लिया, लेकिन परिचय देने का प्रयास किया। सर सारे प्रश्न एक ही आंसर में कवर हो गए। ठीक है, फिर भी जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनना है, तो आपने कभी सोचा था कि आप बड़े होके राजकीय नेता बनेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारे बगल में एक्चुअली कोई जानने वाले थे, उन्होंने एमएससी करके एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, तो उनको 1,000 रुपया मिलता था कॉन्ट्रैक्ट पे थे कहीं पे। तो मेरा भी ड्रीम था, क्योंकि आज भी हमारा घर सब कुछ, आज ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, लेकिन आज भी हमारा घर हो जाके देखेंगे तो घर में 2 लादी लगी हुई है। पीछे 220 के रूम में तभी पैसे नहीं थे, पिताजी जो बोनस रिटायरमेंट के फंड मिले तो वो भी एक जन की लड़की की शादी है के लिए आ गए, तो वो भी दे दिए थे। तो घर में पैसे नहीं थे, तो आधा नई लादी लगेगी, आधे पुरानी आपको घर में लादी दिखेगी 220 के रूम। घर तो मैंने 2007-8 में वो लिया, फ्लैट लिया, अभी वो घर है। तो हमको पैसे का बहुत महत्व पता था कि पैसा क्या होता है, हर चीज के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि वो था कि पैसा है तो अपने साथ वाले दिन सबकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। और तो उसमें मेरा ड्रीम था कि उनको 1,000 रुपया मिलता था। मेरा था कि मैं भी एमएससी करूंगा, मुझे भी 1,000 रुपया लूंगा, हाँ प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन मुझे कब राजनीति में आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और
संस्कार और प्रवाह उसमें बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया। तो और जो आदत हो पिताजी की, वो आज भी वो संस्कार है, संघ के संस्कार है कि आज हमारी संस्था के माध्यम से तनुजा जी हम लोग करीब जो सिंगल पेरेंट्स हैं, करीब 28 बच्चों को, 28 बच्चों को उनका शिक्षा का जो भी फीस है पूरे साल का वो देखते हैं। बाकी वन टाइम जिसका आया वो तो करते हैं। हमारा एक बच्चा ऑल ओवर इंडिया 27th रैंक आया IIT में लाया था, अभी JP मुर्गन में ट्रेनिंग करके बहुत अच्छे पैकेज पे गया है। और कुछ था सर, राजनीति में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? राजनीति में मैं सबसे बड़ी प्रेरणा अगर शब्द मानता हूँ, कुछ उनके शब्दों को लेता हूँ, तो पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर देवेंद्र फडणवीस जी। क्योंकि अटल जी बोलते थे, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, कि सच की भी राजनीति हो सकती है, सत्य की राजनीति हो सकती है। तो राजनीति में सत्य बोल के राजनीति करना और अजात शत्रु, सच बोलना भी और अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अटल जी मेरे आदर्श रहे। और देवेंद्र जी के साथ में बहुत नजदीक से मुझे देखने का, काम करने का साथ मुझे मौका मिला। तो जो अपनापन है, जो टीम स्पिरिट के साथ में लेकर के वो चलते हैं, लोगों की भावना को बगैर बोले एक्सप्रेस किए जो समझ जाते हैं, तो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहा है। और ये मेरे लिए प्रेरणा, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री सर का नाम लिया ही है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी और उनके जो बहुत नजदीकी संबंध है वो किस तरह से बने, या फिर आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? मैं, मुझे लगता है 2010 रहा होगा, मैं मुंबई युवा मोर्चा के लिए प्रयास किया। तो मुंबई युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बन पाया, तो मुझे महाराष्ट्र युवा मोर्चा में माननीय आमदार, माजी मंत्री संभाजी भाऊ निलंगेकर पाटिल साहब की टीम में मुझे सर चिटनीस करके काम करने का अवसर मिला। उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के देवेंद्र फडणवीस जी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे और हमारे प्रभारी थे युवाओं के। तो उनके साथ में मुझे जब मुंबई के दौरे होते थे, मेरे पास पोकर था, तो उसमें इंटरेक्शन होता था, सब बातें होती थी। लेकिन वो दौर था कि 99 से लेके 2014 तक जो कांग्रेस राष्ट्रवादी की उस समय सरकार, शरद पवार जी वाली राष्ट्रवादी, उनकी जो सरकार राज्य में थी, जो भ्रष्टाचार चरम पे था। लेकिन उस समय जो हम लोग उनको मॉनिटर करते थे, विधानसभा के भाषण, जो वर्किंग जो देखते थे, कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे। और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और काम करते करते हमने देखा कि अगर इनके साथ में काम करना है तो ईमानदारी से काम करना है, 100% देना है। तो आपने जो बताया उनके नजदीकी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग अपने मुख्यमंत्री महोदय को एकदम नजदीक समझते हैं। हम लोग समझते कि नजदीक है, क्योंकि उनका जो, जैसे कोविड ही ले लीजिए, उनका बेस्ट है कि जो बेस्ट गवर्नेंस है, जो लोगों की सेवा है, जो लोगों तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रिएटिविटी है, जो हमारे यूथ को चाहिए, हमारे जो भारत को चाहिए, जो हमारे महाराष्ट्र को चाहिए, जो बात करते हैं, और उसमें जो टीम लोगों से अपेक्षा करते हैं, उस अपेक्षा में हम लोग पूरा ईमानदारी से डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। अब कैसा है कि उनकी कैपेसिटी बहुत है,
उतनी तो हम लोगों की कैपेसिटी हो नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के समय मुंबई महानगर पालिका में या पूरे महाराष्ट्र में त्राही त्राही मची हुई थी। सब जगह लॉकडाउन था, लोग घर के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, हर चीज के लिए परेशान थे। और सरकार लोगों के साथ में नहीं खड़ी थी, खड़ी किसके साथ में थी? तो होटल के व्यवसायी के साथ में। 5 स्टार होटल वालों के 5,000 करोड़ माफ किए गए, बिल्डर्स के माफ किए गए 12,000 करोड़, होर्डिंग के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए किया गया। किसी भी वड़ा पाव वाले, गाड़ी वाले, मच्छी वाले, किसी भी दुकान वाले का असेसमेंट टैक्स तक नहीं माफ किया गया। और उस समय जब सरकार घर से चल रही थी, तब 2 व्यक्ति आप लोग देखे होंगे कि उस समय के विरोधी पक्ष नेता विधानसभा के माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, विधान परिषद के माननीय विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी पूरा फील्ड में घूम रहे थे। जब हम लोगों को पता चला कि साहब यानी देवेंद्र फडणवीस जी कोविड से अफेक्टेड हो गए, तो लोग फौरन बड़े बड़े होटलों में जाते थे। हम लोग देखने गए, मतलब ये सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में एडमिट थे। और उस समय एक टेंडर में 300 करोड़ की लूट थी रानीबाग की। मुझे याद है, हाँ, उसमें मैं गया तो उन्होंने, सबने एक ही निर्देश था, एडमिट हैं, हम दूर से देख रहे थे कोविड क्योंकि नजदीक जा नहीं सकते। उसमें से उन्होंने बोला, खड़े होकर दूर से बात कर रहे थे, दरवाजे पे देखने गए थे, बोले उसका क्या हुआ? मगला सर मैं पियाज डाल रहा हूं। तो आदमी जब सरकार का मुखिया घर में बैठा हो तो पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हो, जब इन्फेक्टेड हो गया तो अपनी चिंता नहीं कर रहा है, किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में नहीं गया, सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर रहा, वहां पर भी बैठ करके मुंबई और मुंबई के लोगों का पैसा कैसे बचेगा उसकी चिंता कर रहा था। लोग, विकास जी आप लोग तो उस समय सिस्टम में थे, सब लोग काम कर लगे हुए थे, फील्ड में थे, समझा जी आप लोग, लगातार ऑनलाइन मीटिंग लेना, लोगों की बैठक लेना, कार्यकर्ता को फील्ड में उतारना। 68 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और अपने परिवार के उस समय शहीद हो गए मुंबईकर की सेवा करते करते कोविड। तो फिर उसी जोश से लगाना और लगे रहना तो रियली प्रेरणा देता है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत उनकी अपेक्षाओं पे सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर पाए, तो कभी मिल गए, रिकॉग्नाइज कर लिए, इसलिए एक परसेप्शन बन जाता है कि हम लोग सीएम साहब के खास है। ऐसा नहीं, हम लोग मानते हैं खास काम उनको खास बनाता, उनको व्यक्ति खास नहीं बनाता। जो काम करेगा वो कोई भी हो उसको खास बना लेंगे और उसको काम में लगा देंगे। बेशक सर, आपने सही कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में अब हम सबको प्राप्त हुए हैं, तो ये हम सबका सौभाग्य है। एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर, पहली बार जब आप नगर सेवक करके चुन के आए, उसके बाद आपने पहला कदम कौन सा लिया था, या फिर पहला कौन से क्षेत्र में कार्य शुरू किया था? मैंने पहले करीब 23 तारीख को रिजल्ट आया, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग है, और 4 तारीख को अब समझ में नहीं आया कि नगर सेवक बन गए तो करना क्या है, लेकिन नगर सेवक बन गए तो काम करना था, बहुत कुछ काम करना था। चुनाव में बहुत सारे वादे थे। हमारे इधर कुरार गांव जो एरिया जहाँ चुनता था, एक्चुअली समझिए गाँव, वहाँ पे काम ही नहीं हुआ। ना वहाँ पे सीवर है, ना हॉस्पिटल है, ना डायलिसिस सेंटर है, ना ही
गैस पाइपलाइन ले गया, तो वहाँ पे जैसे बहुत बड़ी क्रांति कर दिया। तो वहाँ पे मैंने पहले ये काम स्टार्ट कर दिया था, और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं था। तो मैं गया, बात किया तो मेरे ऑफिस के जो एक्सपीरियंस लोग थे उस समय आ गए, जीतने के बाद जुड़ गए। एक दिन तो गया नहीं, एक दिन बैठ के समझा कि क्या करना है, कैसे जाना है। तो पता चला कि अभी जब तक आप वोट नहीं लेंगे, मेयर का चुनाव नहीं होगा, तब तक आप नगर सेवक नहीं है। अब वो 4 तारीख को था, जीत तो हम लोग 23 को ही गए, फरवरी को 4 मार्च को था। अब 4 मार्च को मेयर का इलेक्शन था, व्हिप जारी हो गया था, हम लोग को जाना था। और मेरा जो छोटा बेटा है, और उसका उस दिन ग्रुप फोटो सेशन था, नर्सरी में पढ़ता है। अब 4 तारीख को वोटिंग के लिए व्हिप जारी हो गया, मुझे जाना था। तो उसके नर्सरी की टीचर मिसेस को बोली, नहीं आज फैमिली फोटो है उसके साथ में, सब बच्चों के आएंगे और लाइफ टाइम उसकी मेमोरी रहेगी, है ना। और मुझे 12 बजे मुंबई महानगर पालिका पहुंचना वोटिंग के लिए, और उधर 11 बजे उधर फोटो सेशन था कांदिवली में। तो मैं मिसेस को बोला, मतलब बात कर लीजिए कि टीचर से ऐसा ऐसा है। तो टीचर ने फोन लगाया, स्पीकर पे मैं सुन ही रहा था, फोन स्पीकर पे था। टीचर ने बोला, नहीं वो आपको डिसाइड करना है कि आपका पॉलिटिकल, उसके पापा को बोलो उसका पॉलिटिकल करियर इम्पोर्टेंट है, या बच्चे का लाइफ टाइम मेमोरी, कि उसके ये लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी कि सब बच्चों के पेरेंट्स हैं और उसके मम्मी है, फादर नहीं है फोटो में। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोफे पे मतलब लंबा एकदम रिलैक्स होके कि डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो फिर हमारे ग्रुप लीडर मनोज कोटक जी थे उस समय, उनको मैंने फोन किया, मनोज भाई ऐसा ऐसा है, तो 1 घंटा लेट आऊं, चलेगा क्या? बोले नहीं विनोद जी, आपको डिसाइड करना है, नहीं आओगे तो भी चलेगा, लेकिन वो मैसेज जाएगा कि बिक गए, अपोजिशन से पैसा ले लिए होंगे, इस तरह का आरोप लग सकता है। बोले तो बहुत बड़ा संकट हो गया। अब डिसाइड करना मुश्किल था। फिर वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो ड्रेन हो गई थी। तभी मिसेज आई घर में से पानी लेके बाहर हॉल में। क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा है। तो क्या के लिए टेंशन लेते हो, मैं हूं ना। उसके लाइफ की आप जाइए, आप आगे बढ़िए, उसके लाइफ की कितनी सारी पिक्चर हम लोग बना देंगे। तो ये जो सपोर्ट मिलता है ना सही टाइम की, उसमें घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, साथ के लोगों को, अगर कोई आगे बढ़ता तो बहुत कुछ सबको, उसमें सबका डेडिकेशन रहता है, सबका त्याग रहता है, साथ के लोगों को, तब तो कोई आगे बढ़ पाता है। उसमें कोई अकेले का कुछ नहीं रहता है। तो मैं गया, फिर किसी तरह 4 तारीख तक मेरे को पेशेंस ही नहीं रहा। मैं सबसे पहले 3 तारीख को हमारे इधर पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैंने साइन लिया, पोस्ट ऑफिस की जगह हैंडओवर हो गई। हमारे इधर डायलिसिस सेंटर होना चाहिए, एक ही दिन वो भी लेटर लिया, वो भी डायलिसिस सेंटर खुल गया। हमारे इधर हॉस्पिटल का रिजर्वेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन भी हो गया। हमारे इधर सीवर लाइन होनी चाहिए। 4 तारीख को शपथ होगी, मैंने 3 को ही सारा लेटर ले लिया। हमारे इधर म्यूनिसिपल ऑफिस होनी चाहिए, गरीब लोग हैं, उनको 100 रुपया भाड़ा जाता है, 1-1.5 घंटा जाता है वेस्ट में ऑफिस के लिए। वो मैंने उनसे मांग किया कि हमारे कुरार के लोग गरीब है, उनको 1-1.5 घंटा जाना पड़ता है। वहाँ पे छोटे छोटे काम हमारी महिलाएं करती हैं, हमारी बहनें करती हैं घर चलाने के लिए। अब उनके लिए टाइम भी बहुत महत्व का है और पैसा भी बहुत महत्व का है। बोले क्या करना है? बोला हमारी जो वेस्ट की ऑफिस सेक्टर है वार्ड का, उसको ईस्ट में कर दो 9 का। उन्होंने तुरंत, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय का कि मैं नया नया नगर सेवक था, उनके सामने बैठा था, वर्षा पे गया था, उन्होंने 1 मिनट नहीं सोचा, उन्होंने उस पर ऑर्डर किया, 2 डीएमसी की कमेटी बनी, 2 वार्ड ऑफिस हो गए। उसके पीछे अगर अच्छा नेता, अच्छी सरकार, हम कितना भी अच्छा नीचे काम करें, अगर आगे ऊपर सुनने वाला व्यक्ति नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है।
तो अब तो इसका इज द लिमिट आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, क्योंकि देश में भी सुनने वाला प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और महाराष्ट्र में भी आप लोगों का सुनने वाला, आप लोगों के साथ में सब यंग बैठे हुए, उनके साथ में महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री, और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो आप लोगों के कंधे से कंधा मिला करके, जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, टीम स्पिरिट मोटिव है, वैसे विकास जी और तनुजा जी है, तो कहीं तक भी जा सकते हैं। सर, हमने हमेशा देखा है कि आपके जो आपका एरिया है वहाँ से सामान्य नागरिक भी आपसे इजीली अप्रोच कर लेता है, जैसे बाकी राजकीय नेताओं से थोड़े दूरी बना के रखते हैं लोग। तो ये जनता से जो संपर्क आपने बनाया है, वो आपने किस तरीके से डेवलप किया? मतलब उसके लिए कुछ विशेष प्रयास किया है? विशेष प्रयास नहीं है, ये जो पद प्रतिष्ठा, नाम, नेम एंड फेम, ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट तो भगवान ने किसी को नहीं बनाया है, क्योंकि जो पैदा हुआ है तो एक दिन जाना है। कोई परमानेंट है क्या? नहीं है ना। तो नाम भी नहीं रहेगा, ना ही मेरा पद रहेगा। तो जितना लोगों को जोड़ सकते उतना लोगों को जोड़ना चाहिए। और मैं अगर नगर सेवक हूं तो उसमें तो सेवक है ना, तो सेवक सेवक की तरह ही रहना चाहिए, राजा तो हो नहीं सकता। तो नगर का सेवक होना चाहिए, तो कोई भी आए तो बनाया कौन है, वहां पे बिठाया कौन है, राजा कौन है? वहां के लोग ना। तो राजा को जितना भी हो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहिए, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। और एक चीज तो आप समझ लीजिए, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पहले राजा कौन होता था? जो राजा रानी के पेट से पैदा होता तो वो राजा होता था, उनके बच्चे, ऐसा ही ना, उनके बच्चे जो होते वही होते थे। तो अब भी राजा कौन बनाता है? जनता। अब भी कौन, वो मालिक तो जनता हुई ना। तो आप नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, कुछ लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरी क्लियरिटी है। मुझे मालूम है कि मैं सेवक हूँ, वही हमारे संस्कार है, वही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, वही संघ के संस्कार है, और वही हमारी संस्कृति और हमारा अध्यात्म भी वही सिखाता है कि आप कर्म करते रहिए, कर्म का फल देने वाला कोई और है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता की लाइन है। तो कर्म करते रहो, और कर्म में जो आता है, क्योंकि आज मुझे जो पोजीशन मिली है ऊपर वाले ने दिया है, तो जिसको भेज रहे उसको भी ऊपर वाले ही भेज रहा है, मेरे इधर काम के लिए आ रहा है। तो जो आया वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, ऊपर वाले का। तो उसको मुझे सुनना है, उसका ईमानदारी से उसके काम के लिए प्रयास करना है, उससे कनेक्ट होना है, फिर वही करने वाला वही है। गीता वही बोलती है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही है ना। सर, एक कार्यकर्ता के रूप में आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं? निष्ठा, अनुशासन या संवाद? अब ये तीनों चीजें तो किसी को हटा के अगर निष्ठा नहीं है तो आदमी कहीं पे भी, कोई भी व्यक्ति आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुशासन की भी जरूरत है। तो तीनों चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है, और तीनों का बैलेंस भी, सिर्फ अनुशासन है, निष्ठा नहीं है तो भी मतलब नहीं है। तो तीनों की लाइफ में पूरी जरूरत है, तो पूरा उस पर चलने का प्रयास करता हूं। सर, आपके क्षेत्र में आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अब तक?
चुनौती कोई विशेष नहीं, जो भगवान राम से लेकर के महाराज तक सबको, जो दुष्ट लोग रहते हैं वो पैर खींचते ही है। देखो ज्यादा दिन गलत लोग चलते नहीं है। मुझे भी कुछ समय तक लोगों ने वो चालू किया था कि हमारे इधर नो पार्किंग का इशू था, पार्किंग हटाया, कार्रवाई कराया, तो हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट ऑफिस पे और ये सब कि हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई में नहीं है, मुंबई के बाहर जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री में सिलेंडर मिलता है। तो उसको मैंने उज्ज्वला प्लस करके हमारे इधर, हमारे वार्ड थोड़ा सा ठीक है, 32 लोग स्टोव पे खाना बनाते थे। पूरे दिंडोसी विधानसभा में 4000 लोग बनाते थे। तो सबको मैंने जन भागीदारी से पैसा जमा किया। उनको मैं बोला चूल्हा लो, जब पहले सिलेंडर बुक करके आओ डिस्काउंट रेट में। उसमें हमारी सरकार थी, जो 5600 का चूल्हा आता था उसको 2400 में सिलेंडर और चूल्हा बुक करवा के सिलेंडर बुक करके आते थे, रसीद देते थे, चूल्हा हमारे इधर से लेके जाओ। तो उन लोगों को लगा कि इनके साथ में मातृशक्ति जुड़ रही है, महिलाएं जुड़ रही हैं और वो फोकस्ड होते हैं, ऑनेस्टी में सबसे अच्छा रेशियो है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश किए, लेकिन वो शुरू के 6 महीने गलत, ज्यादा दिन नहीं चलता। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि ये घूमने वाला नहीं है और डिस्टर्ब भी नहीं होने वाला है और प्रतिकार भी नहीं करने वाला है। अब इसका जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, लोगों की सेवा, उस पर लगा रहेगा। अब वो सब लोग हार मान गए हैं। कभी कभी बीच में उठते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग ही समझ लेते हैं। सर अभी बीएमसी इलेक्शंस बहुत नजदीक आ गए हैं, तो इस वजह से आपके जो विरोधक हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2025 में महापौर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संकल्प मेड़ावा में बोल ही दिया है कि सब लोग नोट करके ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति का महापौर होगा। तो हम मानते हैं कि महापौर हमारे लिए प्रतिष्ठा या पार्टी लिए या हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लिए प्रतिष्ठा का पद नहीं है, ये मुंबईकर के सेवा का पद है। तो जो विरोधक है उनसे निवेदन करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता निवेदन का कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको 25 साल 30 साल से कमीशन की और खाने की आदत पड़ गई। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ेगा, है ना। लोकसभा विधानसभा अनेक झटके या थप्पड़ मुंबईकर या महाराष्ट्र की जनता ने दिया या देश की जनता दे रही है, तो लोग मेरा सुनेंगे। फिर भी मैं उनको बोलता हूं कि एक बार जब आप जनता के बीच में जाएं तो लोगों को गुमराह नहीं करें, आप ऑनेस्टी से जाएं। कि 25 साल, हमारे यहाँ 20 साल 22 साल के भी बच्चे बैठे, 25 साल का शासन बहुत बड़ा शासन किसी राजनीतिक पार्टी के जीवन में होता है। विरोध 25 साल शासन करने के बाद मुंबई के अंदर फुटपाथ नहीं, फुटपाथ कब्जा हुआ है। फुटपाथ पे सब हॉकर्स का कब्जा है। हॉकर्स को थोड़ा श्रिंक करके उसमें वसूली हो रही है, कई बार सोशल मीडिया पे आ जाता है। हम मुंबई को 24 घंटा पानी भी नहीं दे पाए। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बीमार है, मतलब सीवर लाइन, हम लोग 37% मुंबई में सीवर है। जो एयर पॉल्यूशन तो है ही है, वाटर पॉल्यूशन भी है। 8 किलोमीटर तक समुद्र का पानी पॉल्यूटेड है, वहां पे 0 ऑक्सीजन। देखेंगे तो आप जुहू चौपाटी सब जाएंगे तो काला पानी है। मतलब किसी क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं कर पाया। गार्डन अच्छे नहीं है, ओपन स्पेस जो पॉलिसी है सिर्फ बिल्डरों को ध्यान में रख के बनी हुई है। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, 2.5 साल आप माइनस कर दो 14 से अभी तक, तो अब घर से बाहर कोई भी युवक निकलेगा
तो उसको विकास दिखेगा, उसको मेट्रो दिख जाएगी, मोनोरेल दिख जाएगी, है ना, उसको कोस्टल रोड दिख जाएगा, उसके हॉस्पिटल्स दिखने लगेंगे। अभी तो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, वो भी आजकल में होने वाला है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम, जो डेवलपमेंट देने का काम हम लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये लोगों ने क्या किया, सिर्फ लूटने का काम किया। कोविड में लूटा इन्होंने। कोविड में एक एग्जाम्पल, मतलब ऐसा घिन आती घिन। कोविड में अब जो बॉडी बैग है, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, उस समय हम लोगों ने लिया था, आंदोलन किया था। जो डॉक्टर इलाज करता था, अब सब लोग को मालूम, आप लोग गए होंगे स्कैनिंग के लिए, तो आप उस फील्ड से हैं, स्क्रीनिंग के लिए गए थे, तो आप लोग पीपी किट पहने होंगे। पीपी किट कितना, 600, 700, 800 रुपए का आता था लास्ट। तब ये लोग जो बॉडी बैग है कितने में, 6,700 रुपए का, 6,780 रुपए का टेंडर निकाला था। मतलब बॉडी बैग किसको देंगे, इलाज करने के बाद जिसकी डेथ हो जाएगी उसको रैप करके ले जाएंगे। मतलब इलाज करने वाला डॉक्टर 600-700 रुपए के पीपी किट में करेगा, मरने के बाद 6,780 रुपए के बॉडी बैग में, उसमें भी इन्होंने घपला। अभी आपने मतलब फंगस की बीमारी आपने देखा होगा, फंगस, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस यहीं पे क्यों हो रहा था, कभी आपने देखा, सोचा? जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो सत्ता में उस समय बैठे हुए लोग थे, उसको हम लोगों ने कंप्लेंट किया और जेल गया, सब गया। जो ऑक्सीजन प्लांट वहीं पे एमएमआरडीए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, एक हाथ समझो, मीरा भाईंदर, थाने महानगर पालिका, जो ऑक्सीजन प्लांट 80 लाख में लगाई, वही ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने कितना, 3.5 करोड़ में लगाया। ऐसे कितना इन्होंने दिया, 400 करोड़ रुपए के टेंडर दे दिया। उसके बाद भी पेट नहीं भरता। वो एक्चुअल टेंडर होना चाहिए था कितना, 80 करोड़ का, उसके बदले में 400 करोड़ रुपए। हमने प्रूफ दिया कि देखो एमएमआरडीए का ये रेट है, महानगर पालिका मीरा भाईंदर पे, मुंबई महानगर पालिका, और उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। जिसमें ऑक्सीजन प्लांट से बनेगा जो टैंक था, वो टैंक इन्होंने बाहर से लाकर सेकंड हैंड लगा दिया, जिसमें रस्ट लगी हुई थी। जो ऑक्सीजन की प्योरिटी 92% के ऊपर होनी चाहिए, वो फेक रिपोर्ट करके उन्होंने दिया। मतलब जब ऑक्सीजन के टैंक में रस्ट लगा रहेगा, जब ऑक्सीजन पेशेंट लेता था, तो उसकी वजह से उसकी श्वसन नली में जाकर के वो ब्लैक फंगस होता था। मतलब इन्होंने लोगों के लाइफ से खेला बेसिकली। हम इनको कितना समझाएंगे, अभी 1 महीने का चुनाव है, फिर भी तनुजा जी का आग्रह तुमको बोलता हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, मुंबई की जनता से माफी मांग लो कि हमने जो फुटपाथ के पैसे खाए, जो बॉटल लेके पैसे खाए, जो हॉकर से खाए, है ना, जो हमने लोगों की मदद नहीं कर पाए, कोविड में करप्शन किए, अब आगे नहीं करेंगे, शायद मुंबई की जनता माफ कर दे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। अगर नैतिकता हो तो सामने आकर के माफी मांग लेना चाहिए। कुछ नहीं सर, सोच रही थी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। एमसी में कोविड का अभी आपने जो बताया, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि कोविड के दौरान आपने बहुत अच्छा एक स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया था। उसके साथ साथ बहुत सारे सेवा कार्य कोविड के दौरान आपने चलाए हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से सुनना चाहेंगे। कोविड में स्क्रीनिंग कैंप चला था, और स्क्रीनिंग कैंप हम लोग तो क्या है, मैं प्रभात समिति था, महानगर पालिका में लीडर था, तो सब जगह बात करके मैक्सिमम फैसिलिटी, बेड और ये सब हम लोग सुझाव भी दे सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने वाला सेकेंड फेज का मैंने तब 14 अप्रैल को लेटर लिख दिया था, 16 से क्राइसिस हुआ, लेकिन सरकार को नहीं पता चल रही थी, हम लोग बाहर रह के हमको पता चल रही थी, क्योंकि हम फील्ड में थे। और जो स्क्रीनिंग, चाहे धारावी में बड़े पैमाने पे जब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, और के ईस्ट वार्ड में या पी नॉर्थ वार्ड में
तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, क्योंकि हम लोग टेक्निकली नहीं थे। लेकिन उस समय विकास जी और आप लोगों के नेतृत्व में एक हम लोग सही मायने में बोले तो आरोग्य दूत ही हम लोगों को मिला, जो धारावी मॉडल जो पूरी दुनिया में चर्चा होती है, वो निरामय फाउंडेशन के माध्यम से पीछे संघ की विचारधारा और विकास देशमुख और तनुजा के कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों की टीम ने किया। और उसके लिए मैं मुंबई महानगर पालिका बीजेपी का लीडर होने के नाते मैं तभी भी अभिनंदन किया, अभी भी अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख भी होता है कि उस समय भ्रष्ट लोग रांची में भी बैठे हुए थे और मुंबई महानगर पालिका में भी बैठे, जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए और जो सब वो नहीं हुआ, जो टीम पे प्रेशर आया उसकी वजह से आप लोगों पे शारीरिक और मानसिक तकलीफें आई, वो भी मुझे पता है। लेकिन समय का चक्र है, ऊपर वाला न्याय करता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, परशुराम भगवान की भूमि है, हम लोग कोकण में बैठे हुए, तो यहाँ पर और जल्दी न्याय होगा। देखिए वो लोग आज कहीं पे भी नहीं है। तो चाहे मलाड हो, अंधेरी हो, चाहे मुंबई में कहीं पे भी हो, जो कुछ किया आप लोगों ने किया, संघ की विचारधारा ने किया, संघ के लोगों ने किया, निरामय फाउंडेशन किया, आप लोग की लीडरशिप में किया। और क्या था? सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा अपने काम का श्रेय दूसरों को ही देते हैं। आगे जाना चाहूंगी। सर, अब अभी कोविड के बारे में हमने बात की, तो उसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या योजनाएं हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा ये बुनियादी ये बेसिक स्ट्रक्चर है हर व्यक्ति के लाइफ में। तो मुंबई महानगर पालिका स्वास्थ्य के बजट पे करोड़ों खर्चा करती है, करोड़ों खर्चा करती है, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर वो हो नहीं पाता है। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे रहे। बीच में मैं केएम हॉस्पिटल गया था, तो उसमें देखा एमआईसी वार्ड की टाइल्स टूटी हुई थी, पाउडर निकला। तो कितना सेंसिटिव एमआईसी वार्ड होता है। तो कहीं पे शेड्यूल की मेडिसिन नहीं है, 11-12 शेड्यूल है, वो पता ही शेड्यूल नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि चाहे जितने भी शेड्यूल्स हैं, बैंडेज से लेके टेबलेट से लेके ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट से लेकर सब कुछ हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर तक प्रोवाइड करना, उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे बोलते हैं ना एम्स बेस्ट है, क्लीनिंग बेस्ट है, साफ सफाई है, मुंबई महानगर पालिका उससे कहीं ज्यादा पेमेंट करती है। लेकिन यहाँ सफाई कर्मी से लेकर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेके टेबलेट से लेके इंजेक्शन तक हर किसी में जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से मुंबई की आरोग्य व्यवस्था चरमरा गई है। उसको हम लोग ठीक करेंगे। वहीं पे एजुकेशन, हमारे पास मुंबई महानगर पालिका के पास करीब 1300 से 1400 खुद की बिल्डिंग्स है, बहुत सारे लैंड पड़ी हुई, उसमें कैसे सस्ती और बेटर क्वालिटी एजुकेशन वहां पर जो जरूरतमंद है उनको उनके लिए दिया जाए। उसके लिए हम लोग खुद भी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करेंगे, क्योंकि आप उसका मुंबई पब्लिक स्कूल नाम लिख देने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधर जाएगा। 7 क्लास है,
400-500 बच्चे हैं, पेरेंट्स को लगता है बच्चे जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश सीख रहे होंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन वहाँ पे टीचर ही नहीं है। किसी एनजीओ के भरोसे टीचर सप्लाई करेगा तो होगा। ये तो हमारी एजुकेशन की व्यवस्था तो उसमें सुधार लाना है। और जो पढ़ संख्या है, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है, मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, वो सब की गिरते जा रही है। ऐसे में सब लोग जो मातृभाषा है उस मातृभाषा की तरफ भी जाना चाहिए, वो भी आना चाहिए, और उनको बेटर एजुकेशन कैसे दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी काम करना है। और महानगर पालिका के स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो एक दुर्भाग्य है, मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा, जो लोग लाइव के माध्यम से सुन रहे होंगे, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन, अगर किसी गरीब के घर में एक लड़का और लड़की रहती है और उसको प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो दोनों बच्चों को महानगर पालिका के स्कूल में डालता है, लेकिन जैसे उसकी परिस्थिति ठीक होती है तो सबसे पहले लड़के को निकाल के इंग्लिश मीडियम में या प्राइवेट स्कूल में डालता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जो लड़कियां हैं सिर्फ एक घर नहीं बनाती है, 2 घर बनाती है। तो लड़कों पे तो ध्यान दो, लेकिन ध्यान देते समय अगर मौका मिले तो लड़कियों पे सबसे पहले ध्यान दो। तो मुझे वो व्यवस्था, वो स्कूल बनाना है मुंबई महानगर पालिका का, कि किसी भी पेरेंट्स को ये भेदभाव करने की नौबत नहीं आए कि उसके लड़के को दूसरे स्कूल में ले जाना पड़े। वो जहां पे पढ़ा रहे तो मुंबई महानगर पालिका का स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर का स्कूल होना चाहिए। सर, हमने गूगल पे पढ़ा है कि आपके पास मुंबई महानगर पालिका का नेता करके आपको दायित्व दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो आप पहले उत्तर भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने ये दायित्व लिया है, तो ये कैसे हुआ? मैं सौभाग्यशाली रहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो यूथ विंग है उसका भी महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी सर चिटनिस होने का, महामंत्री होने का सौभाग्य मुझे मिला। उस समय के नेतृत्व का मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ बात आपने ठीक गूगल से ढूंढा कि मेरे पहले महानगर पालिका में नॉर्थ इंडियन नेता नहीं रहा, तो मैं इसके लिए मैं उस समय के हमारे पिता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय आशीष शेलार जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया, अवसर दिया, जिसकी वजह से मुझे तो नहीं पता गूगल ने में रिकॉग्नाइज हुआ है। तो मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा मुझे विशेष मौका मिला। सही नेता चुन के दिया है सर उन्होंने। मतलब बीएमसी की जो मतलब हम वहाँ काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि बीएमसी की जो व्यवस्था है वो उसको भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा रहा है। तो उस पे आप पेस्टिसाइड बन के इलाज करेंगे? आगे जाते हैं सर। महानगर पालिका स्तर पर जनता की समस्याएं सुलझाने में आपका अनुभव कैसा रहा है? लोगों की जो समस्या है, ज्यादातर आप देखेंगे तो मुंबई में लोगों की 50% के आसपास लोगों की जो समस्या है महानगर पालिका से रिलेटेड है। उनके गली गटर, बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब हेल्थ से रिलेटेड रहता है, क्योंकि गरीब लोग हैं। और उसके बाद जो आता है तो रेशनिंग से रिलेटेड समस्या आती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से आती है। तो उसको सॉल्व करते समय कोई बड़ा मैकेनिज्म लगता नहीं है। और मुंबई महानगर पालिका के
अगर आपका ठीक से अध्ययन है, आपका विषय पे कमांड है, एमएमसी एक्ट पे थोड़ा सा कमांड है, तो अधिकारी आपको सीरियस लेते हैं, मीडिया आपको रिकॉग्नाइज करती है। जब मीडिया और अधिकारी सीरियस लेते हैं तो आप लोगों के प्रॉब्लम को ठीक से जब उनके सामने एड्रेस करोगे तो उसका वो सीरियस कॉग्निजेंस लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक अच्छी टीम होना चाहिए और खुद का अध्ययन होना चाहिए, तो लोगों के प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और वो मैं इस मामले में मैं लकी हूँ कि मेरे पास अच्छी टीम है जो मुझे स्टडी भी करती है और मुझे जो अध्ययन करना चाहिए वो अध्ययन करके भी देती है। जनता से लगातार संपर्क में रहने के लिए आप सोशल मीडिया या आधुनिक साधनों का किस तरह से उपयोग करते हैं? अब लोगों से कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो अलग अलग वो चेंज भी होते जा रहा है। पहले तो व्हाट्सएप था, फिर फेसबुक आया, फेसबुक से भी जो यंग जनरेशन हो इंस्टाग्राम पे और कनेक्ट हो गई, उसके बाद रील हो गई, तो रील पे व्यूज ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि लाइक्स और नेचुरल पोस्ट कम आने लगे। तो हमेशा जिस तरह से चेंज हो रही है उस तरह से हमारी इधर भी एक टीम उनके साथ में बैठ करके कैसे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे अपने काम को लेकर के, कि लोगों के पास जो समस्याएं हैं व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास हेल्पलाइन है, हमारे पास वेबसाइट है, हमारा खुद नंबर में 99.99% में सब कॉल उठाता हूँ, नहीं उठा पाया तो मैं कॉल करता हूँ रिपीट। तो कोशिश करते हैं कि लोगों के पास पहुँचे, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे कम कर सके, उनके जीवन को कैसे सरल और सुलभ बना सके। इसलिए जितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भी पूरा का पूरा उपयोग करने का प्रयास करते हैं। सर, आरोग्य क्षेत्र में हम 24/7 काम करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि जो राजकीय नेता है वो भी बहुत बार उनका दिन बहुत जल्दी शुरू होता है या फिर बहुत देर रात तक उनकी बैठकें चलती रहती हैं। रात में प्रवास करना, फिर दिन में कार्यक्रम, फिर रात में प्रवास, ऐसे भी शेड्यूल रहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी सर, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? जैसे नॉर्मल जनप्रतिनिधि की मैं थोड़ा सोने में कंजूसी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी, क्योंकि जब जनप्रति या जनता के बीच में हम लोग काम करते हैं तो जनप्रतिनिधि या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो आप पब्लिक के हो, आपकी कोई ना आपका शेड्यूल आपका ना आपका टाइम आपका है। तो बहुत बार होता है कि हम सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, क्योंकि अलग सी इमरजेंसी आ जाती है। आज मुझे यहाँ पे 3:30 बजे पहुँचना था, मैं सारे शेड्यूल रिमाइंडर सब डाल के रखा था, तब तक कोई एक लीडर बोले हम आ रहे हैं, वो लेट हो गए तो 1 घंटा उसमें चले गया। तो हमारी लाइफ, हमारी टाइमिंग, हमारा शेड्यूल, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस होते रहता है, लेकिन ये सब करते समय मैं रात को 12 बजे या 1 बजे, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है या कोई जरूरी कार्यक्रम नहीं है, कोई वीआईपीज नहीं आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 6 से 7 घंटे नींद पूरी करूँ। और उठने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी, फिर फ्रूट और वेजिटेबल्स के जूस, आधे पौने घंटे बाद गर्म पानी के और जूस लेता हूँ। फिर वही समझ लीजिए मेरा ब्रेकफास्ट है। और घर से तब तक मुझे लगता है 10, साढ़े 10, 11, 10 बज जाता है। मैं लेके टिफिन रेडी रहती है, बाकी काम के लिए निकल जाता हूँ। फिर वो ऑफिस में जनसंपर्क कार्यालय, फिर बैंक, फिर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, टाइम मिला मुंबई महानगर पालिका, ये सब करते करते फिर रात को घर पे, और जल्दी पहुंच गया तो फिर जनसंपर्क कार्यालय, पब्लिक के काम में जुड़ जाता हूँ। और फिर वही दोपहर का, कभी बैंक में हूँ या ऑफिस में हूँ
तो वहाँ पे गया हेड ऑफिस में हूँ तो टिफिन वहाँ पे खा लेता हूँ, नहीं तो चलते चलते गाड़ी में लंच कर लेता हूँ और रात का डिनर फिर वही रूटीन, नॉर्मल रूटीन है जो लोगों की होती है वैसे ही नॉर्मल। सर, आपके अनुसार राजनीति का असली अर्थ क्या है, सेवा या सत्ता? राजनीति का असली अर्थ जो राजनीति के लिए जो सत्ता है वो सिर्फ सेवा का माध्यम है और हम सेवा के माध्यम से राजनीति या सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता तक जा सकते हैं, आसान हो सकती है। ऐसे भी हम सेवा कर सकते हैं जो सालों साल करते रहते हैं जैसे, और लेकिन जब सत्ता आ गई तो और थोड़ा फास्ट गति मिल जाएगी सेवा करने में और लोगों की सेवा कर सकते हो। अब इसको सरल तरीके से मैं समझाऊं कि समझिए हम लोग जा रहे हैं मुंबई में, तो ऐसा होता नहीं, मुंबई के अगर बाहर जा रहे हो लोग गाँव में गए होंगे, खूब धूप हो समझो मई में और उसमें हमको पैदल चल के जाना है और कहीं पे पेड़ मिल जाए तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, हवा ठंडी लग जाए, पानी उनी पी ले तो फिर एनर्जी आ जाती है और फिर स्पीड से अपना जो गंतव्य है, अपना डेस्टिनेशन हम तय कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम जिस सेवा कार्य में, जिस ध्येय में लगे हुए, अगर उसमें सत्ता अपने पास आ जाती है तो और फास्ट और लोगों की सेवा हो सकती है। तो सत्ता सेवा का एक इंस्ट्रूमेंट है। सर, हमने 2014 के बाद का जो परिवर्तन है वो यहाँ बैठे हुए जनरेशन ने देखा हुआ है और उसके पहले भी जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे या 12th स्टैंडर्ड में थे तो उसके पहले की जो राजनीति थी वो भी हमने देखी है। तो उस वक्त हम ऐसे मतलब दोस्तों में जब भी बातें करते थे तो राजनीति को डर्टी पॉलिटिक्स करके बोलते थे कि उसमें नहीं जाना है, उससे दूर रहना है। लेकिन अभी राजनीति में बहुत परिवर्तन आया है 2014 के बाद, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। तो अभी जो युवा है उनको आप क्या संदेश देंगे राजनीति से जुड़ने के लिए? ये बात सही है कि हम लोग भी थे तो वही सोचते थे और फेस भी करते थे राजनीति में रह के भी, जब स्कूल कॉलेज में थे तभी भी जो लीडर्स के साथ में या जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लोगों के साथ में जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था वो बहुत बड़ा था। लोग मानते थे कि जो पॉलिटिकल लोग झूठ बोलते ही है, जितने गलत काम है सब पॉलिटिकल लोगों के जिम्मे ही है। लेकिन 2014 के बाद एक व्यक्ति आता है एक छोटे से राज्य से मुख्यमंत्री रहते हुए और पूरा इस्टेब्लिश 10 साल की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देता है और फुल बहुमत से 30 से 35 सालों बाद फुल बहुमत की सरकार लेके आता है। तो किसके भरोसे था? और सिर्फ युवाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि जो जिस तरह से जितने जी लगा दो, टीजी लगा दो, एयर जी लगा दो, 4G लगा दो, जीजा जी जो भी लगा दो, सारे घोटाले जमीन से लेकर आसमान तक हो रहा था। सारे आंदोलन दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे से लेकर के बाबा रामदेव से लेकर श्री श्री रविशंकर शास्त्री जी, सारे सब लोग आंदोलन वहां पर हो रहे थे। पूरा युवा देख रहा था। मतलब जो भ्रष्टाचारी था उसको भी लगता था कि भ्रष्टाचार करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसमें युवाओं का साथ मिला और सोशल मीडिया की क्या क्रांति होती है 2014 के चुनाव में दिखा और मोदी जी देश ही नहीं पूरी दुनिया के पटल पर उठ के आए। तो आज जो देश है पूरी दुनिया में, भारत की आबादी सबसे यूथ की सबसे ज्यादा है, जापान सबसे बूढ़ा है, चाइना करीब 39 के आसपास है, हमारी एवरेज आयु जो है 27 ईयर्स के आसपास है। तो जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सोचो जो जमीन से जब व्यक्ति आता है, जो गरीब घर का व्यक्ति आता है, नरेंद्र मोदी जी सामान्य परिवार से है, उनको पता है कि दुनिया की डिमांड क्या, गरीब की जरूरत क्या है। वो व्यक्ति
यंग भारत है, यंग इंडिया है, तो सबको पूरी दुनिया में सब बूढ़े हो चले, सबको डॉक्टर है, स्वीपर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, इंजीनियर है, स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है, नॉन स्किल्ड लेबर है, जो चाहिए कि वो तो बूढ़े चुके हैं, भारत की तरफ देखेंगे। तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश किया कि कोई प्लम्बर है, उसको काम आता है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको मानधन नहीं मिलेगा, उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, तो 1 हफ्ते 10 दिन का कोर्स कर ले और सर्टिफिकेट ले, बाहर जाए, डॉलर में, पाउंड में, रियाल में, भारत में पैसे आएंगे। भारत माता का जो सपना है, भारत का प्रधानमंत्री का, भारत माता को सुजलाम सुफलाम बनाने का, तो सफल होगा। ये कब होगा? तो जब अच्छे लोग आएंगे जिस संस्थान में, जिस घर में आप यहाँ पर अच्छे लोग, इसलिए संस्था अच्छी काम कर रही है, डेडिकेटेड। उसी तरह से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी, अच्छी राजनीति होगी तो अच्छे लोग चुन के जाएंगे, तो अच्छा सुशासन देंगे, अच्छा लोगों के बारे में सोचेंगे। तो ये देश आपका है, देश आपका है, तो पार्लियामेंट आपकी, विधानसभा आपकी, कारपोरेशन आपकी है। तो युवाओं से अपील है कि आप राजनीति में आइए और इस राजनीति में जो थोड़ी बहुत जो गंदगी बची है उसको दूर करिए। ये देश आपका है। सर, व्यस्त राजनीतिक जो आपके जीवन है, उसमें आप अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं क्या, या फिर दे पाते हैं? कोशिश करता हूँ कि सब में से बैलेंस बना के जितना समय मिलता है, हफ्ते में 10 दिन में या घर पे पहुंचे तो घर परिवार के साथ में समय देने का पूरा प्रयास करता हूँ। लेकिन जितनी अपेक्षा है होती उतना नहीं। अब तो घर वालों की भी अपेक्षाएं छोटी हो गई, खत्म हो चुकी है। उन्हें जनसंपर्क कार्यालय में बुलाना चाहिए। आ जाते कभी कभी। सर, फिर कभी खाली समय मिला तो आप क्या करना पसंद करते हैं? जैसे कि पुस्तक पढ़ना है, मूवी देखना है, ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं? मेरा जो अगर बेस्ट हॉबी बोला जाए तो मुझे स्ट्रेस फ्री के लिए, या जब टाइम मिला, मुझे ठीक ठाक टाइम मिला, तो मेरा सबसे पहले होता है कि कुकिंग। मेरा फेवरेट है कुकिंग, के लिए मैं किचन में चले जाता हूँ। अरे लेकिन वो मेरा बेस्ट हॉबी है। उसके लिए थोड़ा सा वो भी होता है कि घर में किचकिच भी होता है कि किचन खराब कर दोगे, लेकिन फिर भी दोबारा सुनना है। मैं किचन में घुस जाता हूँ। उसके बाद अगर उसमें नहीं सक्सेस हुआ तो फिर मतलब अपने पुस्तकों को पढ़ना, या यूट्यूब पे गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, छत्रपति शिवाजी महाराज को, या बाबा साहब आम्बेडकर, इन महापुरुषों की जो पुस्तकों को कुछ ना कुछ मैं यूट्यूब पे सुनते रहता हूँ लगा के। ये प्रयास करता हूँ, लेकिन पहला प्रयास तो वही होता है कि किचन। सर, अभी किचन तक आए हैं तो हम भाभी जी के बारे में भी कुछ सुनना चाहेंगे। आप तो भाभी जी से मिले ही हो, उनका बहुत सपोर्टिव है और मतलब बहुत ज्यादा केयर करती है परिवार को। मतलब सब देखते, घर परिवार को देखते समय मेरी प्रोफाइलिंग, सोशल मीडिया के प्रोफाइलिंग, मेरा अपीयरेंस, मेरा एटीट्यूड, या कहीं मैं गलत हुआ तो उसमें बोल देना नहीं गलत हो रहे हो, अभी टीम बराबर नहीं कर रही है, तो सब कुछ हो, दूर रह के भी सब वो सारी चीजें मॉनिटर करना। सब जो कार्यकर्ता है मेरे से जितना कनेक्ट नहीं है, उनसे ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, उनको ज्यादा फेमिलियर, मेरे से कुछ चीजें बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, लेकिन उनसे एकदम फैमिलियर और फ्रेंडली वो ज्यादा रहते हैं। लेकिन टाइम कम दे पाते, लेकिन सब जगह सबसे उनका कनेक्शन रहता है। कभी कभी मुझे किसी किसी का फीडबैक उधर से मिल जाता है।
सर मराठी में हम लोग ऐसे कहते हैं प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते. वैसे भाभी जी का आपके जीवन में या फिर आपके राजनीतिक करियर में सहयोग है. एक बार भाभी जी के लिए भी ताली बजाइए. देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में, बगैर स्त्री शक्ति के, मातृशक्ति के तो कल्पना ही नहीं की जा सकती. अगर विद्या की बात हो तो 10 विद्या किसी पुरुष को नहीं दिया गया, 10 विद्या बोला जाता है ना. अगर सिर्फ विद्या की, देवी की बात हो, अगर किसी को विद्या लेना तो सरस्वती. लक्ष्मी की अगर कल्पना कर ही नहीं सकते पैसे की बगैर लक्ष्मी के. हाँ, लक्ष्मी पूजन अभी आ रहा है. और पावर है तो दुर्गा है, जय की देवी, जयंती काली, मंगला, भद्रकाली, तो हमारे यहाँ कल्पना ही नहीं है. तो स्त्री के अनेक रूप है. कभी माँ के रूप में आएगी, कभी बेटी के रूप में आएगी, कभी देवी के रूप में आएगी. तो अनेक रूप है. तो हर पुरुष या हर व्यक्ति के सफलता के पीछे बगैर स्त्री शक्ति, मातृशक्ति के संभव ही नहीं है. आपने जो बोला 100% है. सर आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के लिए आपका क्या विजन है? मुंबई महानगर पालिका के लिए अभी जो संकल्प है हम लोग लेके चल रहे हैं. हमारे मन में तो विजन है कि रोड के बीच में, यहाँ से अगर मुंबई से लेकर के, अगर साउथ मुंबई से, चर्चगेट से लेकर अगर किसी को दहीसर जाना है या मुलुंड जाना है तो उसके जीवन के 30 मिनट तो कोस्टल रोड से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बचा दिया. और कैसे हम लोग, जो 2 घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता, और कैसे 30 मिनट बचा सके. तो उसके लिए जो कनेक्टिविटी में जो बॉटलनेक का रिपोर्ट रेडी है, उस पर काम करना. रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कंजेशन और अच्छा फुटपाथ, बेस्ट हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सबके लिए एक अच्छा, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहां पे लाइन लगती है एडमिशन के लिए, लोगों सिफारिश करते, वो भी तो सरकार के है. उस तरह का एजुकेशन सिस्टम. और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से, जो मुंबई महानगर पालिका में जो बच्चे, जो गरीबी के पर्याय बने हुए, वो प्राउड के पर्याय बने, तब जाके कुछ होगा. क्योंकि हम 10वीं तक तो बच्चे हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद कहाँ जाएगा वो गरीब बच्चों को, कौन पढ़ाएगा. तो उसके लिए कॉलेज, आगे सरकार से बात करके उसमें रिजर्वेशन, अच्छा गार्डन मेंटेन हो, जो तालाब है, तालाबों पे इंक्रोचमेंट हो रहा है वो, हॉकर्स की पॉलिसी, ये सब दिशाओं में हम लोग काम करेंगे. और मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश पे, माननीय मुंबई अध्यक्ष अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, हम सब लोग हर मुंबईकर के घर पे जा रहे हैं. वो उनका एजेंडा मुंबई महानगर पालिका का क्या होगा, मुंबई को वो कैसा देखना चाहते हैं, अपेक्षा क्या है, उनकी अपेक्षा क्या है, उनका संकल्प क्या है, वो संकल्प पत्र तैयार करने का हम लोग काम कर रहे हैं. और उनका संकल्प, हमारा संकल्प, हमारे विजनरी लीडर देवेंद्र फडणवीस जी के सपनों की मुंबई कैसे होगी, वो लेकर के लोगों के बीच में आएंगे. सर जब लोग आपका नाम सुने, मतलब जब लोग सुने विनोद मिश्रा, तब वो आपको किस रूप में याद रखें? एक नेता, एक समाज सेवक या एक प्रेरक व्यक्ति? एक व्यक्ति की तरह याद करना चाहिए, जैसे नॉर्मल है कि व्यक्ति की तरह कोई था. अब मैं उसको कैसे डिफाइन करूं? मैं मानता हूं कि जीवन एक रंगमंच है.
उसी में शायद जवाब आ जाए। जीवन जैसे रंगमंच होता, थिएटर होता, रंगमंच यानी थिएटर या पिक्चर थिएटर, तो सब लोग जाते होंगे ना, देखे होंगे थिएटर। अलग अलग एक व्यक्ति को रोल मिलता है, कभी विलन बनता है, कभी हीरो बनता है, कभी काका बनता है, कभी है ना वैदी बनता है, अलग अलग रोल में बनता है। हर रोल को उसको जिंदगी में जो मिला है उस रोल को इतना बेस्ट करना चाहिए कि जैसे पर्दे से जाता है वो तो लोग ताली बजती है, पर्दा गिरता है खूब जोरदार, उसके एक्टिंग पे ताली बजती है। कभी कभी रोल करता है तो लोग रोते भी है। कभी कभी विलन का इतना खतरनाक रोल कर देता है कि लोग गाली देते हैं, चप्पल पर भी फेंक के मार देते हैं। तो जिंदगी में जो भी रोल समाज में मुझे मिले उसको ईमानदारी से करूं कि लोग याद करें, उस रोल के लिए याद करें, बस उतनी अपेक्षा है। और जाने से पहले आप सब में से अगर किसी को प्रश्न पूछना है, समय की बहुत मर्यादा है, आप पूछ सकते हो, ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस। कुछ है बच्चों? सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए शायद। हाँ, चलो इन्हें नहीं पूछना है तो मैं ही पूछ लेती हूँ। मेरे दिमाग में और एक प्रश्न था कि सर आगे जाके अगर आप जब आप मिनिस्टर बनेंगे तो आप कौन से मिनिस्ट्री में काम करना चाहेंगे? अब मैं मानता हूं कि मुझे मिनिस्टर बनूं या ना बनूं, आज मैं अपने आप को मैं चीफ मिनिस्टर मानता हूं, मैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानता हूं, मैं अपने आप को है ना मिनिस्टर मानता हूं। और सबसे लेकिन जितना मेहनत हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जितना चीफ मिनिस्टर करते हैं, या हमारे मिनिस्टर मान लीजिए आशीष शेलार जी करते हैं, उतना मैं मेहनत नहीं कर पाता। मानता तो जरूर हूं, है ना, और सबको मानने का अधिकार है, क्योंकि जो देश के प्राइम मिनिस्टर वो सबके प्रधानमंत्री, कॉमन मैन के प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री एकदम कॉमन मैन के हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों का जवाब देते हैं, मैसेज करो तुरंत रिप्लाई आता है। हेल्थ का कोई इशू, मेरे एक एग्जाम्पल है, कोविड में मुझे कहीं से मेरे वार रूम में मैसेज आया कि ससुन हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन लेवल बाहर है, उसको बेड नहीं मिल गया, वो अनकॉन्शियस है, 68 ऑक्सीजन लेवल है। मैंने रात के 3:30 बजे मैसेज कर दिया क्योंकि मुझे सूझ नहीं रहा था। वो आदमी 3:30 या 32 के 5 मिनट बाद रिप्लाई आया। मैंने विकास देशमुख, वहाँ के विकास देशमुख ना, वहाँ के कलेक्टर थे साहब, देशमुख साहब कलेक्टर, विकास ही नाम, विकास देशमुख जी को बोल दिया, विनोद टेंशन मत लो, ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं उसको जानता नहीं, कुछ नहीं, वो कौन था, मेरे वार रूम में आया, कोई वो रांची उची का था, बाद में से रांची बिहार का था, झारखंड का, उसका फोन आया कि आपकी वजह से मैं बच गया। तो उस तरह का जिसके पास मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होंगे, जैसा दिन रात जो मानते हैं कि वेलफेयर स्टेट है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि तनुजा जी मैं मंत्री बनूं। आज मैं मंत्री हूं, आज मैं प्रधानमंत्री हूं, है ना, जो आया उसी हक से काम करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, अपने लोगों के लिए झगड़ा करूंगा, हक से करूंगा। सर अंतिम प्रश्न, आपने हमारा जो काम है आरोग्य विषय में वो देखा भी है, अभी बहुत विस्तार से समझ भी लिया, तो हमारे ये सब आरोग्य सेवक है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? CS क्रिएटिव सॉल्यूशन जो सिर्फ मुंबई महानगर पालिका ही नहीं, देश के अनेक राज्यों में शासकीय, निम्न शासकीय, प्राइवेट विभागों में जो आप लोग एक कोऑर्डिनेशन और सहयोग का, वो भी किसका सहयोग, जो पेशेंट है, जो बीमार है,
जो सही मायने में सेवा का क्षेत्र है, जो सेवा का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं मेरी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। और मैंने पहले ही बोल दिया कि आप लोग यूनिक काम कर रहे हैं, अचीवमेंट भी यूनिक है, लेकिन ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए कि हर कोई बोलना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि पहले बोलते थे टूथपेस्ट यानी कोलगेट ही ना, ब्रश करना है तो बोल देते थे कोलगेट कर लो। तो जब किसी मरीज को कोई भी जरूरत हो, चाहे किसी भी बीमारी, छोटी से लेके बड़ी बीमारी तक, चाहे मुंबई हो चाहे देश का कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी कोना हो, उसके मुंह से एक ही निकलना चाहिए कि CS सॉल्यूशन। वो अपना डेस्टिनेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि तनुजा जी की लीडरशिप में और विकास जी के मंथन में, है ना, और आप लोगों के डेडिकेशन से वो टारगेट, वो डेस्टिनेशन आप जरूर अचीव करेंगे। वो मैं भगवान सिद्धिविनायक, माँ तुलजा भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मुंबा देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग ऑलरेडी बेस्ट हो, लेकिन आप सबको इतनी ताकत देवे, इतनी शक्ति देवे, इतना बड़ा बनाए कि हर व्यक्ति का और हर भारत के नागरिक का आप पहले सॉल्यूशन बने। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब पथ पे बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हम सब ने अभी सर के जीवन से देखा कि बहुत शुरुआत के दिनों में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और तभी जाकर आज हम एक बड़ा नाम देखते हैं, आदरणीय श्री विनोद मिश्रा। तो उसके पीछे कितना संघर्ष छुपा है वो हमने आज बहुत नजदीक से जाना, और इसे प्रेरणा लेते हुए हम अपने अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें ताकत मिलेगी, ये मेरा मानना है। धन्यवाद सर, बहुत आपका कीमती समय आपने हमें दिया, और बिल्कुल भी समय की परवाह किए बिना आपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आपके विचार, अनुभव और प्रेरणादायी बातें निश्चित ही हमारे आरोग्य सेवकों के लिए और युवाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होंगी। आपके कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव आते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। अंतिम में सर के जो फेवरेट नेता है उनकी पंक्तियों से समापन करूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है। कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे।